भाई कितनी मुलाकात है हमारी? चौथी। ओके, लेक्चर नंबर 4। चलिए जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ जी, कंपनी की डेफिनेशन हो गई थी, ऐसे ही है। ओके, आए जी, ट्रस्ट पे आते हैं, भरोसे पे आते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? तीन लोग हैं भाई, एक का नाम है हारिस रऊफ, एक का नाम है मोहम्मद हारिस, और तीसरे का नाम है अफरीदी। ये तीन लोग हैं भाई। इन तीनों के पास ना थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं। इसके पास 5 लाख पड़ा हुआ है, इसके पास 10 लाख मौजूद है, और इसके पास 15 लाख मौजूद है। अब इन तीनों ने सोचा कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, इस पैसों से ना कुछ कारोबार करना चाहिए। लेकिन मसला ये, इन तीनों को कारोबार करना आता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। सोच रहे थे क्या करें, तो हारिस रऊफ ने मशवरा दिया बाकी दो को कि बजाय इसके कि हम खुद कारोबार करें और अपना पैसा डबोएं, हम किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसको कारोबार करना आता है। और वो शख्स जिसको कारोबार करना आता है उसका नाम है मियां मंशा। हम इस शख्स को अपने पैसे दे देते हैं, अपने पैसों का मालिक, ओनर इसको बना देते हैं, इस पे भरोसा करते हैं, इस पे कॉन्फिडेंस करते हैं, और इसको कहते हैं कि ये पैसा जो है तुम इसके टेम्पररी ओनर बन जाओ और हमारे बिहाफ पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो पैसा है 30 लाख रुपया, मियां मंशा साहब इसके टेम्पररी ओनर बन जाएंगे और इसको इन्वेस्ट कर देंगे। और इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आएगा, दो ऑप्शंस हो सकती हैं। या तो रिटर्न में से कोई हिस्सा ये रखें और इन तीनों में भी डिवाइड करें, एक ऑप्शन ये है। और दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि मियां मंशा साहब कहें कि भाई मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, बस आप ही रखें। हो सकता है ऐसा है, चांसेस कम है लेकिन हो भी सकता है। तो सर ये जो अरेंजमेंट बनता है ना, जिसमें कुछ लोग किसी एक शख्स पे भरोसा करके, कॉन्फिडेंस करके उसको अपने पैसों का मालिक बना देते हैं, और वो उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है अपने फायदे के लिए और इनके फायदे के लिए, या सिर्फ इनके फायदे के लिए। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बनता है ना, इसको कहते हैं ट्रस्ट। ठीक होगी बात? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं और अल्फाज को लिंक करते हैं इस सिनेरियो के साथ। तो भाई साहब फरमाते हैं, ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। सर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी से मुराद है मेरी एग्जांपल में कैश, कैश। और ओनरशिप, जो मियां मंशा साहब को टेम्पररी ओनर बनाया गया, वो कहता है कि ट्रस्ट से मुराद एक जिम्मेदारी है जो कि कैश की ओनरशिप की बदौलत मियां मंशा साहब पर आ गई। तो मियां मंशा साहब पे जिम्मेदारी आ गई है ना कि सर आप कैश के ओनर हैं और आप मेहरबानी करके इस पैसे को इन्वेस्ट करें। एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ओनर से मुराद है यहां पे मियां मंशा साहब, टेम्पररी ओनर। तो मियां मंशा साहब को जो टेम्पररी ओनर बनाया गया इस कैश का, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि सर बस आप हैं, आप ही कर सकते हैं। किस लिए बनाया गया ओनर? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। ये वो सिनेरियो है जिसमें मैं कह रहा था कि मियां मंशा साहब अपने फायदे के लिए कोई अमाउंट नहीं रख रहे, वो सिर्फ सारा रिटर्न उन तीन लोगों को दे देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। अनदर से मुराद है वो तीन लोग, या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, तीन लोग, एंड द ओनर मियां मंशा। ये दूसरा सिनेरियो है कि मियां मंशा साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इसमें से थोड़ा बहुत रिटर्न मुझे भी दो। ये वो सिनेरियो है। तो ये आपके सामने ना दो सिनेरियोज हैं। यहां पे फायदा सिर्फ इन तीन लोगों का है और यहां पे फायदा इन तीनों के साथ साथ मियां मंशा साहब का भी है। ठीक है जी, तो पूरी पूरी इबारत दोबारा पढ़ते हैं। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है
जो कि कैश की टेम्पररी ओनरशिप की वजह से मियां मंशा साहब पे आयद हुई और उनको मुकम्मल कॉन्फिडेंस दिया गया, हौसला दिया गया कि सर आप ही आप हैं, आप कर सकते हैं। और मियां मंशा साहब ने भी ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की, एक्सेप्टेड बाय द ओनर। किस लिए एक्सेप्ट की? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, उन तीनों लोगों के फायदे के लिए, या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर एंड द ओनर, उन तीनों के फायदे के लिए और साथ ही साथ अपने फायदे के लिए। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बन गया, इसको हम बोलते हैं ट्रस्ट। एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। ये यूनिट ट्रस्ट की एक मिसाल है और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन नीचे आ रही है। क्लियर होगी बात? सर कोई सवाल है तो बताइए। ये ना एक सॉर्ट ऑफ समझे, मुदारबा भी कुछ ऐसा ही होता है, सॉर्ट ऑफ। बस फर्क कितना है कि मुदारबा की जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो जरा इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ऊपर चीजें हैं ना, ये सारे जो हमने कल कंपनी के नाम पढ़े थे, इसमें मोस्टली चीजें ना हैं एक तरह की, सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन का फर्क है। ये वही फर्क है कि आप क्रिश्चियन कॉलेज में आ गए, यहाँ पे रजिस्टर हो गए, जो शख्स साथ वाले कॉलेज में चला गया होगा वो वहां पे रजिस्टर हो जाएगा। हैं तो दोनों स्टूडेंट्स ही, लेकिन दोनों एक डिफरेंट प्रोसीजर के तहत आए होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कुछ और थी, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कुछ और थी। तो यहाँ पर आके आप क्रिश्चियन के स्टूडेंट बन गए, वहां जाके आप एबीसी के स्टूडेंट बन गए, परले में चले जाते तो एक्सवाईजी के स्टूडेंट बन जाते। तो सेम चीजें हैं, बस तरीका मुख्तलिफ है, रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ है, डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट, इसके अंदर भी ना मुदारबा वाली जैसी चीज ही है, एक शख्स का पैसा, एक शख्स की महारत, यही होता है ना। बस फर्क इतना है कि इसकी रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट वाली होगी, मुदारबा की रजिस्ट्रेशन मुदारबा वाली होगी, कागजात का फर्क है बस। ठीक होगी बात? तो सर एफएससी तो सारे ही करते हैं, बस कुछ मेडिकल बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, कॉलेज भी एक, स्टूडेंट भी एक, बस डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा फर्क। तो ये कुछ ऐसी चीज है। ओके, डॉक्टर और इंजीनियर्स। चलें आगे। अब इसी के अंदर लिखा हुआ है कि यूनिट ट्रस्ट क्या होता है। यूनिट ट्रस्ट इसकी एक टाइप है, और इसमें क्या किया जाता है, ऐसी फजूल हरकत की जाती है, मैं आपको बता देता हूं। मियां मंशा साहब कहते हैं कि भाई ये जो पैसे हैं ना, पैसे ठीक है तुम पैसे मुझे दे रहे हो, लेकिन वैसे ही किताबों के अंदर हम ना डिफाइन कर देते हैं कि एक यूनिट जो है ना वो 50,000 रुपए का है। तो इसके कितने यूनिट बने? 10, इसके बने 20, इसके बने 30। अब मियां मंशा साहब ये नहीं कहेंगे कि मुहारिस रऊफ तुमने मुझे 5 लाख दिया था, तुमने 10 लाख दिया था, तुमने 15 लाख दिया था। ये कहेंगे तुमने मुझे 10 यूनिट दिए थे, तुमने 20 दिए थे, तुमने 30 दिए थे, बस यूनिट ट्रस्ट बन गए। तो पैसों को किस में तोला जाता है? यूनिट्स के अंदर। और यही बात वो यहां पे कहता है कि यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की टाइप ही है, अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? कैश। ये टोटल 30 लाख रुपया बनता है कैश। तो कैश को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू यूनिट्स, सो दैट द राइट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज कौन है जी? ये तीन लोग टू इनकम आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। सर खुद सोचें, कल को अगर मियां मंशा साहब इनको 1 करोड़ रुपया कमा कर देते हैं, तो ये इन तीनों में डिवाइड होगा किस रेशो में? यूनिट्स की रेशो में। जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे उसके पास ज्यादा इनकम आ जाएगी, जिसके पास कम यूनिट्स होंगे उसके पास कम आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात उसने कर दी राइट्स ऑफ बेनिफिशियरीज टू इनकम की। अच्छा, अगर कल को ये ट्रस्ट टूट जाता है, कहा जाता है मियां मंशा साहब वापस करें हमारा कैपिटल, वापस करें हमारा 30 लाख रुपया, तो ये 30 लाख रुपया कैपिटल इन तीनों में डिवाइड होगा किस रेशो में? वही यूनिट्स की रेशो में। तो यही बात उसने लिखी है कि द राइट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज टू इनकम या फिर कैपिटल, रिटर्न आ रहा होगा तो फिर इनकम डिवाइड होगी, और अगर ट्रस्ट टूट जाएगा कैपिटल की वापसी होगी तो कैपिटल होगा। और किस बेस पर डिटरमिन होगा? आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, जिसके पास जितने यूनिट्स उसका उतना ही ज्यादा पैसा, उतना ही ज्यादा हिस्सा। ठीक होगी बात? सर कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। एनी क्वेश्चन? वरना हम एओपी पे चलते हैं। अच्छा, गौर कर रहे हैं, कहीं पे मीन्स आ रहा है, कहीं पे इंक्लूड्स आ रहा है, वो समझ आ रही है? ठीक है, अभी तक मीन्स वाली पढ़ी, अब ये पहली गालिबन इंक्लूड्स वाली आ गई है। ओके ब्रो, एओपी आसान अल्फाज में, आसान भाषा में क्या कहेंगे इसको? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, दिस इज पार्टनरशिप। एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एओपी के अंदर ये 3 लोग आते हैं। अ फर्म, फर्म की डेफिनेशन नीचे आ रही है तो इतनी कोई टेंशन नहीं है।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर ये हिंदू ये कॉन्सेप्ट ना खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये बात थी बड़ी पुरानी, ये पुराने लॉ से उठाई हुई है उन्होंने। जब पाकिस्तान, ये असल में ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये चैप्टर पता नहीं वन है, वन के एंड पे ना हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज लिखी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये टैक्स लॉ बना कैसे था। सर पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। उस वक्त कोई टैक्स कानून था पाकिस्तान का? बिल्कुल था। 1922 का एक टैक्स कानून था जो कि इंडिया पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान का इकट्ठा था, हमने उसी कानून को एडॉप्ट कर लिया, वो चला 1979 तक। 1979 में एक नया कानून बना और उस 1979 वाले कानून में ना 22 की भी कुछ चीजें आ गई, जिसके अंदर ये भी था, क्योंकि उस वक्त तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे थे ना, तो उसके अंदर वो चीज आ गई। फिर ये कानून बना 2001 में, इसके अंदर भी पिछले कानून से कुछ चीजें आ गई, तो ये 22 से चलता चलता 79 में पहुंचा, 79 से चलता चलता यहां पे पहुंच गया, तो आज भी आपके सामने है, लेकिन अब ये टोटली ऑब्सोलीट हो गया है, अब आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन चले कॉन्सेप्ट है बता देता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये होता है कि किताबें पढ़ते हैं पुरानी? नहीं सर, हम तो बस व्हाट्सएप के स्टेटस पढ़ते हैं दूसरों के, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं आता। सर किताबें पढ़ा करें, तो पुरानी अगर आप किताबें पढ़ेंगे ना हिस्ट्री की, इस बर्र सगीर की, तो वहां पे ना एक रवाज था कि एक खानदान जो काम करता है ना, सॉरी एक घर में जो एक शख्स काम करता है ना, खानदान पूरे का पूरा वही काम करता है। यानी कि अगर दादाजी ड्राइवर है ना, तो दादी भी ड्राइवर है, बस चलाती हैं, अब्बू भी ड्राइवर है, अम्मी भी ड्राइवर है, चाचू भी ड्राइवर है, चाची भी ड्राइवर है, और पूरा खानदान ही ड्राइवर है, उनका काम ही यही है ड्राइवरी करना। तो लॉ ने जबरदस्ती का कह दिया कि आप एक ऐसी हिंदू फैमिली हैं जिसको काम के हवाले से डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको कहा जाएगा ना तू बस चलाना छोड़ दे, जाके कोई दुकान डालो, कहेगा सॉरी मेरा खानदान ये करता है, मैं भी ये करूंगा, आप हमें डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम सारे एओपी हो मेरी नजर में, जबरदस्ती बदमाशी। तो बहरहाल चूंकि अब इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है, तो चले नहीं है तो नहीं है, बहरहाल समझा तो जा सकता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते किसे हैं। तो अगर कोई फैमिली हिंदू हो और वो एक ही काम कर रही हो, तो उस पूरी फैमिली को भी एओपी का नाम दे दिया जाएगा, जबरदस्ती का। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मसनूई कानूनी लोग, लुगवी तर्जमा। अब आते हैं इस्तिलाही मानी पे। आप में से कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग क्या माशाल्लाह सारे ही अमीर लोग हैं, रिच किड्स हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सैटरडे को घर भी जाते हैं, और संडे को सुबह सुबह घर के दरवाजे की बेल होती है, और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो मोहल्ले के या इलाके के जो सबसे वेले 10-15 लोग होते हैं ना, वो सामने खड़े होते हैं। ओके, और आप उनसे पूछते हैं जी भाई क्या हुक्म है, वो कहते हैं कि सर जी हम 12 लोग हैं और हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम इस इलाके की ज़रा सोशल वेलफेयर करेंगे। तो सर अगर आपके मोहल्ले की कोई लाइट ख़राब हो गई हो, कोई बल्ब ख़राब हो गया हो, कोई सड़क पे कोई मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, आपने हमें बताना है। देखिए मैं हूँ प्रेसिडेंट, ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, ये है सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, ये है एडमिन्स भाईजान, ये है फलाने, ये है फलाने। कभी वास्ता पड़ा ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से कभी वास्ता नहीं, मेरा तो बड़ा पड़ा है। असल में आप लोग मोबाइल वाले लोग हैं ना, जब पहले मोबाइल नहीं होते थे ना, तो लोग दिल बहलाने के लिए ये काम किया करते थे, बेलें बजा के ना तो टाइम गुजारा करते थे, तो इसलिए मेरा तो बड़ा वास्ता पड़ा। तो सर ये लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे ही बस मुंह उठा के दोस्ती यारी में नौकरियां मिल नहीं रही होती हैं, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी होती है, कुछ ना कुछ तो करना होता है, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं होते, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं जाके, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही वो बेलने में जाते हैं। लेकिन अगर एफबीआर की नज़र इन लोगों पे पड़ गई ना, अच्छा तुम लोग आ जाओ फिर एओपी हो तुम भी। तो ये जो मसनूई आर्टिफिशियल मसनूई कानूनी लोग होते हैं ना, इनको भी कह दिया जाता है कि सर आप भी एओपी हैं। ठीक है, ओके। और तीसरा आखिरी पॉइंट है, चौथा सॉरी, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। कोई भी शख्स इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को किसी बाहर के मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, वो भी क्या बन जाएंगे? मैं आपको लेकर आऊंगा कंपनी की डेफिनेशन में। यहां पर लिखा हुआ है जी पॉइंट नंबर डी में, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ओके, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने अपने आप को बाहर के मुल्क के किसी कानून के तहत रजिस्टर करा लिया ना, और वो कानून हुआ रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज,
कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन से मुतालिक वो कानून हुआ तो आप कंपनी बन जाएंगे। बात समझ आती है? ओके। नीचे पॉइंट क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर आपने अपने आप को किसी फॉरेन लॉ के तहत रजिस्टर करा लिया तो आप एओपी हैं। अब सर फॉरेन लॉ तो वो वाला भी है जो कि कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो अगर मैंने अपने आप को कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन के फॉरेन कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, ये कहता है एओपी है, ऊपर वाला कहता है कंपनी है, मैं किधर जाऊं? बात समझ आई? इसीलिए उसने कहा रुको जरा, सबर करो, इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों होते हो, आओ गले मिलते हैं। हाउएवर कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी। उसने साथ ही माजरत कर ली कि ठीक है, बाहर के किसी भी कानून के तहत रजिस्टर करा लो, एओपी हो गए, लेकिन अगर कंपनी वाले कानून के तहत रजिस्टर कराओगे तो फिर ऊपर कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करोगे, इधर फॉल नहीं करोगे। उसने कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म कर दिया। ओके, समझ आ गई कि उसने ये हाउएवर क्यों लिखा हुआ? वो क्लियर है? वो खुदा के बंदों को हाँ ना ही कर दिया करो, मतलब ऐसे बैठे मैंने को गुर्दे मांग लिए आप लोगों से, अजीब लोग हैं। कोई सवाल? और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। वो किधर है फनकार? आज नहीं आया वो अनक वाला जो इधर बैठता? नहीं आया भाई, यही मसला है, 2 दिन आते हैं, 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं। कोई सवाल? ऑल ओके ब्रो? चले जी। अब हमने एओपी में पढ़ा था कि एक फर्म होती है। फर्म क्या होती है पढ़ लेते हैं। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिसाल के तौर पे आप 3 दोस्त हैं और 3 दोस्तों ने एक कारोबार करने का फैसला किया है कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाते हैं। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक बिजनेस है, इससे प्रॉफिट्स आएंगे और ये प्रॉफिट्स कौन शेयर करेगा? आप सब 3 दोस्त मिलकर करेंगे। ऐसे ही है? अच्छा, दुकान पे बैठेगा कौन? हो सकता है कि ये कारोबार तीनों मिलकर कर रहे हो, कैरिड ऑन बाय ऑल। 8 घंटे तुम बैठोगे, 8 घंटे तुम बैठोगे और 8 घंटे तुम बैठोगे, यूं चलाएंगे। या ये भी हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 2 कहते हैं सर माजरत हम तो नौकरी कर रहे हैं, तुम ही चलाओ, तुम ही देखो। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये बात वो कह रहे हैं कि फर्म से मुराद वो रिलेशन है लोगों के दरमियान जो के प्रॉफिट्स को शेयर करने में एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो कारोबार या तो कोई एक शख्स कर लेता है सबके बिहाफ पे या सारे मिलके कर लेते हैं। तो यही तो असल में पार्टनरशिप होती यही है। असल में जो उसने एओपी की डेफिनेशन कही है ना, असल डेफिनेशन ना बस यही है, बाकी 3 तो एवी ड्रामेबाजी ही है। स्पेशली बी और सी तो टोटल ड्रामेबाजी है, लेकिन ए प्रॉपरली और डी भी चले मान लेते हैं, ए और डी असल में एओपी है। बात समझ आ गई? वो सही है? कोई सवाल? वो तो आपने पूछना नहीं, अंदाजा मुझे हो गया। कोई सवाल नहीं? आगे चलें। अब ने पूछने नहीं सवाल है कि नहीं, होगा तो पूछ लीजिएगा। मेंबर कौन होता है जी? मेंबर प्यार से एओपी के पार्टनर्स को मेंबर कहते हैं। ये जो एओपी का पार्टनर होता है ना, वो होता है कि नहीं होता? वो कोई आना तो किया करें, जिंदा लाश हो, जिंदा हो कि चलती फिरती। ओके, अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। ये बड़ा इशू है मेरा, मुझे अपनी राइटिंग खुद ही समझ नहीं आती। असल में मसला बताऊं क्या हो रहा है दोस्त? मसला ये हो रहा है मैं ऐसे कैसे लिखूं। अब मैं इसको हिलाऊंगा और इसने बंद हो जाना है। जिंदगी में दुख ही बने हैं। चलें कोशिश करते हैं। बंद ना हुई बस तेरी मेहरबानी। चल कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे वापस। जाज भाई और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर, और अब जब मैं पार्टनर लिखूंगा तो आप कहेंगे सर जी बड़ी अच्छी राइटिंग मारी है आपने अपनी तरफ से, पढ़ा फिर नहीं जा रहा। ओ यार सर ये पेन का मसला है, यकीन माने। चले फिर भी ठीक है, ए का मसला है ना, ये ले अब तो पढ़ा जा रहा है ना पार्टनर। चले थोड़ा बहुत करीब करीब। यार तू मारना
जी सर, यार देखो बात बताऊं क्या है, मेरे नाम के आगे लगा हुआ है ये, इसलिए आप जो मर्जी कह लें, आई डोंट केयर ब्रो। अच्छा सॉरी, दैट वाज रूड। चले पास हो गए, अब क्या लगे राइटिंग से, बस ठीक है, जिसने पढ़नी थी उसने पढ़ पढ़ के पास करा दिया, पता नहीं क्या पढ़ के पास किया होगा उसने, ठीक है, उसको भी कुछ समझ आई गई होगी। एनीवेज यहां तक अच्छा, वही तो पूछना नहीं कोई सवाल। सेक्शन 4, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। शुरुआत होने लगी है टैक्स कैलकुलेशन सीखने की। इसमें से कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ बातें भी आपके लिए नहीं होंगी। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इनकम टैक्स साल में एक दफा लगता है। ओके, किस वक्त लगता है, किस महीने में लगता है, इसकी बात चैप्टर 15 में बहुत डिटेल से होगी। शेल बी चार्ज एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। चले फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है ये तो अभी बता देता हूं, लेकिन ये टैक्स रेट्स ना हमने कल थोड़े से ना इनके दर्शन किए थे। ये देखें, ये कुछ टैक्स रेट्स हैं, कैसे अप्लाई करने हैं ये तो अभी बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहरहाल टैक्स रेट्स। और ये देखें उसने लिखा क्या है, दी फर्स्ट शेड्यूल। तो इसका मतलब है कि कोई फर्स्ट शेड्यूल है हमारे कानून के अंदर जिसके तहत हमें टैक्स रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं और हमने वो टैक्स रेट जो है वो लगाने होते हैं। कानून जो बना हुआ है ना, उसका ना एक बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है। वो आपको तो देख के लगेगा ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन बहरहाल वो जब आप सीफैप जाएंगे और असल कानून देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स में जाएंगे, असल कानून देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होगी कि कानून असल में पढ़ते कैसे हैं। आपको तो किताब के अंदर बड़ा आसान अरेंज करके चीजें इकट्ठी करके दे दी है ना, वरना अगर आप गौर करें ना तो ये गौर करें, ये देखें, ये देखें सर, ये सेक्शन 2 का 6 है, ये सेक्शन 80 है, और फिर सेक्शन 2 है, ये क्या चीजें आगे पीछे हो रही हैं। तो कानून ना ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा होता है, आपको चीजें खुद इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो पहले कानून के अंदर ना तमाम सेक्शंस हैं, तमाम सेक्शंस 1 2 3 4, 242 या 243 या 241 है, मैंने 242 है शायद, ठीक है। उन सेक्शंस के बाद शुरू होते हैं शेड्यूल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन, कुछ 13 14 15 शेड्यूल्स हैं। इनमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टैक्स रेट्स हैं। उसने बताया हुआ है कि जो लोग सैलरी कमा रहे हैं वो ये टैक्स देंगे, जो कारोबार कर रहे हैं वो ये टैक्स देंगे, जो डिविडेंड कमा रहे हैं वो ये टैक्स देंगे, जो फलाना कमा रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी है 15-20 सफों की, और टैक्स रेट ही टैक्स रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स रेट्स सब पे नहीं लगते, कुछ पे लगते हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन है, लेकिन बहरहाल आपका जितना कोर्स है ना, आप बस यही समझें कि बस यही टैक्स रेट्स है। फिर सेकेंड शेड्यूल, एग्जेम्पशंस, कौन सी इनकम्स पे टैक्स नहीं लगता, ये सेकेंड शेड्यूल है। इस तरह करते करते उसने 14 शेड्यूल्स बनाए हुए। तो कानून ना इस तरह से चल रहा है। तो चूंकि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टैक्स रेट्स हैं, इसलिए उसने यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है और टैक्स रेट्स दिए हुए। डरे उस दिन से जिस दिन आपका ये पेपर ओपन बुक हो जाएगा। अभी ओपन बुक नहीं है, अभी सीफैप का ओपन बुक है, क्योंकि जब ये पेपर ओपन बुक होगा ना, पेपर पैटर्न टोटल ही बदल जाएगा। फिर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन एओपी, डिफाइन कंपनी, नहीं सर। फिर वो आपको एक सिनेरियो बनाकर देगा और आपने उस सिनेरियो का जवाब देना होगा, और उसमें 8-10 सेक्शंस मिक्स होके आ रहे होंगे। कुछ चीजें आपको उस सेक्शन से पकड़नी होंगी, कुछ उधर से पकड़नी होंगी, कुछ उधर से पकड़नी होगी, यानी कि आपको लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आपकी लिंकिंग स्ट्रांग नहीं होगी कि कौन से सेक्शन के साथ कौन सा सेक्शन लिंक हो रहा है, तब तक आप पेपर पास ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ओपन बुक पेपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा स्यापा पड़ेगा जो 3 घंटे आपके ऊपर ना बिजली बन के गुजरेगा। अभी तो 6 महीने बिजली बन के गुजरते हैं, 3 घंटे आराम से गुजर जाते हैं, याद जो किया होता है। लेकिन उस वक्त पूरा सेशन आराम से गुजरेगा, लेकिन 3 घंटे जो है ना वो फिर अन्नी मचाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सर्टिफिकेशन है इसमें वही 3 घंटे मैटर करते हैं। खत्म हुई बात। 6 महीने पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी किया, 3 घंटे में ना परफॉर्म कर पाया, फारिग है। जितने मर्जी पीएसएल में स्कोर करते रहे, जितने मर्जी डोमेस्टिक में स्कोर करते रहे, अगर आपने फाइनल में 1 ओवर में 10 ना बचा सके तो आप अगले मैच में बचा लेंगे, इसमें ऐसा क्या, ठीक है। फिर भी समझ तो आप गए होंगे, बात समझ आ गई। तो इसलिए मेरे ख्याल में ओपन बुक से डरना चाहिए, लेकिन अगेन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो होगी कमाल की। उससे जो सीखने को मिलेगा ना वो इसमें नहीं मिल रहा आपको। इसमें तो बस रट्टा लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, हम भी आपको पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। उसमें पढ़ाने के अंदाज भी बदल जाएंगे। एनीवेज जब होगा तो देखेंगे। आप तो पास हो गए निकले ना 2031 जनवरी, ये था ना, ओके।
तो सर हर साल लगेगा और फर्स्ट शेड्यूल वाले रेट्स पे लगेगा। चार्ज ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, हर शख्स जिसकी टैक्सेबल इनकम है उसने टैक्स पे करना है। ये लफ्ज आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, टैक्सेबल इनकम की भी डेफिनेशन आगे आ रही है, वहां जाके देख लेंगे कि टैक्सेबल इनकम होती क्या है। ये 2 पॉइंट मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 6। ये तो चैप्टर 6 में जाके आपको पता लगेगा, तो वहां जाके देखेंगे कि होता क्या है। ये बात ना बस आगे जाके अभी हम देख लेते हैं। और ये जो टेबल है इसकी भी अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इस टेबल की समझ आ जाएगी। ओके ब्रो, कोई दुविधा है तो बताइए। टैक्स रेट्स को स्किप करते हैं और उससे पहले जो चीज समझने वाली है ना वो देखते हैं। टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम, ये 3 चीजें हैं जो कि अभी हमने पढ़नी है। इंशाल्लाह हम अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप साथ वाले से 2 मिनट गुफ्तगू कर लें। आई नीड योर फ्रेश माइंड्स। जी सर, आगाज करें। ओके, अब प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, 2 मिनट नोट बाद में कीजिएगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में ना 5 तरह की इनकम्स कमा सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, या वो नौकरी कर सकता है, या वो कारोबार कर सकता है, या फिर वो अपना घर किराए पे दे के रेंट इनकम कमा सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या फिर वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकता है और एक कैपिटल गेन कमा सकता है। ओके, और आखिर में इधर उधर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे हर साल शादी करा लेता है, लोग तोहफे में पैसे दे जाते हैं, अदर सोर्सेस, इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं किसी भी शख्स के। ओके, जब आप इन पांचों को टोटल करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये आपकी टोटल इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम है। लेकिन खुशकिस्मती से टैक्स इस टोटल इनकम पे नहीं लगता, बल्कि हुकूमत ने कहा हुआ है कि अगर आपने साल के दौरान कोई ज़कात पे की है तो वो ज़कात आप यहां से माइनस कर सकते हैं। ये एक बस समझें, आउट ऑफ द वे जाके एक बेनिफिट है जो कि हुकूमत ने दिया है। तो आप ज़कात की अमाउंट यहां से माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना, ये वो अमाउंट होगी जिस पे टैक्स लगेगा।
यानी कि ये वो अमाउंट है जो टैक्स के काबिल है, यानी कि टैक्सेबल इनकम है। ये वो लफ्ज था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है 5 तरह की इनकम्स होंगी। जरूरी नहीं है आपकी सारी हो, किसी की एक भी हो सकती है, किसी की 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। मैं गरीब आदमी हूं, मेरी कोई एक आधी होगी, आप अमीर हैं, आपकी 5 होंगी। ठीक है, टोटल करेंगे साल की इनकम्स का तो आपकी टोटल इनकम आएगी। उसमें से अगर आपने कोई ज़कात पे की है तो ज़कात माइनस करें, और जो अमाउंट आई है उसको टैक्सेबल इनकम कहा जाएगा। इस अमाउंट पे आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से। ये कैसे करना है, अभी आपको एक पूरा टेबल दिखाया था, अप्लाई करना सीखेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी कि आपका एक साल का टैक्स कितना बनता है। ठीक होगी बात? अब यकीन करें अगले 50 दिन हमारे इसी में गुजर जाने। ठीक है, 1 बाय 1 हमने पहले सैलरी को पढ़ना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, बिजनेस कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉपर्टी कैसे होती है, कैपिटल गेन कैसे होता है, अदर सोर्स कैसे होता है। तो 1 बाय 1 हम ये पांचों पढ़ेंगे और इसी में इसमें हमारे कोई 8-10 दिन लग जाएंगे, इसमें 15-20 लग जाएंगे, इसमें 3 लग जाएंगे, इसमें 3 लग जाएंगे, इसमें 2 लग जाएंगे। तो ये टोटल हमारे कोई 30-35-40 दिन बन जाएंगे जो कि हम यही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले ये जो एक किस्म की समरी आपके पास है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है कि हम असल में कर क्या रहे होते हैं। हमारे कानून में हर इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ असूल बताए गए हैं। कहा गया है कि कौन सी इनकम सैलरी की है, कौन सी बिजनेस की है, कौन सी अदर सोर्स है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैपिटल गेन है। पेपर में वो ढेर सारी इनकम्स आपको दे देगा न्यूमेरिकल के अंदर, और आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से कौन सी सैलरी में लेके जानी है, कौन सी बिजनेस में और कौन सी कहां पे। ठीक है, ये हम पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम टोटल किया करेंगे उनको, उसमें से ज़कात अगर कोई होगी तो माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, और फिर वो जो टेबल आपको अभी दिखाए थे उनको अप्लाई करके तो हम यहां पे टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक होगी बात? मेरे भाई ये जो 5 नाम है ना, ये जो 5 नाम है, इनका जो लीगल नाम आपकी किताब में है दैट इज हेड्स ऑफ इनकम। तो आज के बाद ये नहीं कहना कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम ये है, बल्कि ये कहना है कि हमारे हेड्स ऑफ इनकम ये है। ठीक है, घर जाके पूछिएगा अब्बू जी आप इनकम कमा रहे हैं, वो कहेंगे हाँ। कहां से पैसे आ रहे हैं, वो कहेंगे मेरी सोर्स ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आप कहेंगे नहीं अब्बू, आपका हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लीगल बात करनी है ना। ठीक है, गलत वो भी नहीं कह रहे, लेकिन सर आपको पता है ना कुछ सब्जेक्ट्स के अपने कुछ स्पेशल किस्म के नाम होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, यार क्या मेरे सामने ये कह के आ जाते हो कि सर दर्द हो रहा है, हेडेक बोलो हेडेक। तो फर्क कोई भी नहीं है, ड्रामेबाजी है बस। तो कुछ नाम होते हैं जो जरा स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, तो यहां पे स्पेसिफिक किस्म का नाम है हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, ये जो ज़कात है इसका तो बड़ा ही औखा नाम है, डिडक्टेबल अलाउंस। हो यार ज़कात ही रहने देते, चलें कोई मसला नहीं। तो आज के बाद अब्बा जी से पूछना है, अब्बा जी साल में कितना डिडक्टेबल अलाउंस पे किया है, वो जूती उतार लेंगे। ठीक है, ये क्या फजूल बातें मेरे साथ कर रहे हो, वो ज़कात ज़कात ज़कात। ओके, आसान अल्फाज में ज़कात, लेकिन हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है, डिडक्टेबल अलाउंस। यहां तक बात समझ आ गई? ऑल ओके? बात को थोड़ा सा मुश्किल करें। ओके, अच्छा, ये वो सारी इनकम्स हैं जिन पे टैक्स पे करना होता है। कुछ इनकम्स ऐसी भी हैं जो कानून ने बता दी हैं कि एग्जेम्प्ट है, जाओ माफ किया, सेकंड शेड्यूल बताया था अभी। लेकिन हो सकता है कानून में भी लिख दी हो, कभी कभार उसका दिल करता है तो सेकंड शेड्यूल में जाके लिख देता है फलानी इनकम एग्जेम्प्ट है, कभी कभार सेक्शंस के अंदर ही लिख देता है कि इनकम एग्जेम्प्ट है। एक इनकम ऐसी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा अगर शेड्यूल में लिख दी ना तो कहीं छुप जाएगी, इसको ना मेन फ्रंट पे सेक्शंस में ले आओ ताकि दुनिया को पता लग जाए भाई ये इनकम एग्जेम्प्ट है। वो कौन सी है? एग्रीकल्चरल इनकम। अब यहां पे सब लोग जो हैं उनके कानों में घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी कि हम रहते हैं फलानी जगह पे, हमारे नाम पे इतनी जमीनें हैं और वहां पे इतनी खेती बाड़ी से इतनी फसलों से पैसे आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के दिमागों में भी चलना शुरू हो गया होगा। हर क्लास में कोई 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऐसी जगहों से आए होते हैं जहां पे उनकी जमीनें होती हैं और अन्य पैसा छाप रहे होते हैं। ऐसा है ना? कोई एक आधा तो होगा, ये हंस रहा है, ये इसकी जमीन है।
ओ एक निकल आया, वो देखा एक निकल आया, ये और भी होंगे बता नहीं रहे यार। ये कैमरे इसकी तरफ करो जरा, एफबीआर को भेजो। ठीक है जी सर, एग्जाम्प्ट है, परेशान नहीं होना। अन्यवाद जो आप अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ना, एग्जाम्प्ट है, टेंशन नहीं लेनी। एग्रीकल्चरल इनकम आपके कोर्स में है, चैप्टर 13 सेक्शन 41 पहले सफे पे लिखी हुई है, वहां जाके देखेंगे होती क्या है। बस इतनी बात समझ लें, ये जो फसलें फसलें बेच बूझ के पैसे आ जाते हैं, ये क्या होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है। सवाल ये है कि आपकी टोटल इनकम, इसके अंदर ये पांचों आएंगे। अच्छा ये पांचों जो है ना, ये पांचों तो टैक्सेबल हैं, इन पे तो टैक्स लगता है, टैक्स की कोई माफी नहीं है। क्या ख्याल है, वो बोले? लेकिन ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, बस कानून ने कह दिया एग्जेम्प्ट है। अब इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। रीजन, चले मैं आपको रीजन बताने की कोशिश कर सकता हूं जो मेरी समझ में आती है। हमारा मुल्क ना एक ज़रई मुल्क है, कहा जाता है ना, बचपन से सुना हुआ है, ज़रई मुल्क है। यहाँ मैदानी इलाकों में गर्मी होती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी होती है। माशरत इलूम, वहां पे मैंने पढ़ा था पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अब तो लोगों का माशरत इलूम से भी सुना है तबार उठ गया, पता नहीं क्यों उठ गया, खैर हमारा तो है अभी भी। उसमें लिखा था ज़रई मुल्क है, हमारी टोटल इनकम पता नहीं 71% इधर से आती है। तो हुकूमत ने कहा यार अगर मैं इस पर टैक्स लगा दूंगा तो लोग फिर अवॉइड करेंगे, कहेंगे इतना टैक्स लगा हुआ है, क्या यहाँ पे जाके ज़मीनें खरीदना और फसलें उगाना। हमारा तो काम ही यही है, हम तो इतनी इतनी फसलें उगाते हैं, फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, पैसे आते हैं मुल्क के अंदर। इसलिए हुकूमत ने जो है ना इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये काम करें, सीए ना करें। सीए करके तो या ये कमा लेंगे या ये कमा लेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। और छोड़ो सीए, ये करो नो टैक्स। ब्रो वो देखें, ब्रो यहाँ पे बैठा है, पीछे पैसे मशीन छापी जा रही है, ब्रो यहाँ पे बैठ के टैक्स पढ़ रहा है ना ब्रो, अरे असर है अंदर से। ओके सब अच्छा है। ओके तो इसका मतलब है एग्जेम्प्ट हो गई और टैक्सेबल हो गई। मेरे भाई टोटल इनकम के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पूरे साल की इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, क्या जवाब? सिर्फ ये जवाब देंगे या ये जवाब देंगे या दोनों का टोटल देंगे? सर आप दोनों का टोटल देंगे जवाब, दोनों का टोटल जवाब देंगे। आप कहेंगे सर मेरी जो टोटल इनकम है ना उसमें हेड्स ऑफ इनकम भी आएंगे और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम भी आएगी। टोटल तो यही जवाब होगा ना, क्या ख्याल है, बोले? लेकिन जब बात होगी टैक्सेबल इनकम की तो क्या उसके अंदर ये आएगा कि दोनों आएंगे? सिर्फ ये आएगा, क्योंकि अगर ये आपने शामिल कर दिया आप तो उस पर भी टैक्स लगा देंगे। क्या ख्याल है? तो मैं ना अब एक हरकत करने लगा हूं, मैं यहां पे ना कुछ अमाउंट्स लिखने लगा हूं। लेट्स अज्यूम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है 500 रुपए की, सैलरी है 800 रुपए की, बिजनेस से इनकम आ रही है 1000, प्रॉपर्टी है 300, कैपिटल गेन है 50 और अदर सोर्सेज है 150। बता दें आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर आपसे कोई सवाल करेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है तो क्या जवाब देंगे? कैलकुलेटर दोस्त, कैलकुलेटर, कितना? आप कहेंगे कि मेरे साल की इनकम है 2800 और इस 2800 में 500 एग्जेम्प्ट शामिल है और 2300 ऐसे ही है। अच्छा जी 2 मिनट के लिए मान लें आपने साल में कोई ज़कात पे नहीं की, ताकि बात समझ आ जाए। तो ये कितना बना? 2800 कैसे? 2300 टोटल इनकम, 2800 में 0 माइनस करो तो 2800 आता है, 2300 कैसे आता है? समझ आ रही? इस 2800 के अंदर एग्जेम्प्ट शामिल है, समझ आती है बात, लॉजिकल। लेकिन इसमें भी तो ये 500 शामिल है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 500 इसमें पड़ा रह गया तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि गलत है। तो फिर क्या करूं? ये जो जगह छोड़ी हुई है ना, इसलिए छोड़ी हुई है कि यहां से मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा एग्जेम्प्ट इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर ये मेरा जवाब कितना आएगा? 2300। तो इसका मतलब है कि दोनों डेफिनेशंस को खुश करना है।
टोटल इनकम कहती है सब कुछ ऐड करो, कर दिया। टैक्सेबल कहती है सिर्फ उनको ऐड करो जो टैक्सेबल है। तो फिर एग्जेम्प्ट को ऐड करके इसको खुश करना पड़ेगा और फिर माइनस करके इसको खुश करना पड़ेगा, ताकि टैक्स आपका 2300 पे लगे। पता लगे एफबीआर को कि टोटल इनकम 2800 है लेकिन टैक्स के काबिल सिर्फ 2300 है। अब आपको ये पूरी बात समझ आ गई? ओके, सो टोटल इनकम के अंदर क्या है जी? टोटल इनकम के अंदर एग्जेम्प्ट प्लस हेड्स दोनों है, लेकिन टैक्सेबल के अंदर सिर्फ हेड्स ही है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? चलें फिर इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम पहुंचे जी। टोटल इनकम के अंदर क्या होती है? टोटल इनकम कहां से आती है? टोटल इनकम कौन लेता है? ये टोटल इनकम। टोटल इनकम इज सम ऑफ, किसका सम ऑफ? पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। और समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे? और दूसरा, पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और ये देखें एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो किस किस का सम हो गया? हेड्स ऑफ इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। टोटल इनकम इज सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। टोटल इनकम इज सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है और सही है? बोलते नहीं है, पता नहीं कहां से आ गए। और किधर बोलते नहीं। ओके, सब अच्छा है? ओके ब्रो, तो इसका मतलब है कि टोटल इनकम के अंदर दो चीजें आएंगी, हेड्स ऑफ इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। वो सही है, लेकिन टैक्सेबल इनकम कुछ और कहती है। वो कहती है टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम फॉर द ईयर। वो कहता है टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम को उठाओ, 2800 की बात कर रहा है, 2800 की बात कर रहा है, और इसमें से क्या करो? रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑफ द पर्सन, यानी कि टोटल में से लेस कर दो कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस। ये लिखा हुआ है, मैं पहले से तो नहीं कह रहा, यही है ना? वो कहता है कि टोटल में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर दो तो टैक्सेबल आ जाएगी। मसला क्या है? मसला है कि टोटल है 2800, डिडक्टेबल है 0, ये तो फिर 2800 बन गई, ये तो फिर गलत हो गया। और बोले हो गया गलत क्या? नहीं सर, दोबारा पढ़े। टैक्सेबल इनकम फॉर ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम। वो कहता है टोटल इनकम आपने लेनी जरूर है, लेकिन कौन से वाली? अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 कौन सा था? 10 है, ये देखें 10A। वो कहता है सेक्शन 10 की क्लॉज ए वाली टोटल इनकम, यानी कि बी वाली शामिल नहीं करनी। क्या ख्याल है? तो बी वाली कौन सी है? एग्जेम्प्ट वाली है, इसीलिए तो माइनस कर दी, इसीलिए तो माइनस कर दी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल इनकम जरूर मौजूद है, लेकिन कौन से वाली? सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम वाली, और इसमें से माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंस। ये कहना चाह रहा है वो। और समझ आ रही है बात की? और को हाँ दिया करें और कोई दिया करें। और डॉक्टर हो क्या कहते हैं ऐसी मूवमेंट को? होता है क्या कहते हैं? मुश्किल सा नाम होता है, मैंने भी कहीं देखा ही था बस, वरना हमने तो बायो सर दूर दूर तक नहीं पढ़ी। हम भी कंप्यूटर वाले थे मैट्रिक में और मैथ वाले थे एफएससी में। ठीक है, आप लोग तो सुना ना, वो भी मेंढक पकड़ कर नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप में से कुछ लोग, कितनों ने किया हुआ? वो देख एक निकला है और उतरी। यार आपको मतलब कोई मतलब शर्म नहीं आती यार? एक इंसान को, सॉरी एक जानदार को आप कर देते हो ऐसे यार? मतलब थोड़ा सा भी आप लोगों के जहन में रहम नहीं आया? आपने उसको काट ही दिया यार। नहीं, प्यार से काटा, माशाल्लाह, ओके वेरी गुड, कत्ल कर दिया प्यार से, वेरी गुड। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, तो सर बात हो रही है टैक्सेबल इनकम की, कि टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके आती है, लेकिन टोटल इनकम कौन से वाली? क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10, यानी हेड्स ऑफ इनकम वाली। ओके, सब अच्छा है? अब बात पूरी हो गई, हमने जो पढ़ा उसको कानून के साथ लिंक कर दिया। ओके, एक मसला और रह गया है।
और वो क्या है, मिसाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बस ये टोटल करके ना एज्यूम करते हैं कि टोटल इनकम है मेरी 2800, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल एज्यूम कर लेते हैं कि 500 निकाल दी, और ज़कात लेट्स एज्यूम आपने पे कर दी 5000 की। ये भी तो हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो बताएं टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, बोले 2700 की, माइनस 2700 की टैक्सेबल इनकम। अब पैसे हमें हुकूमत देगी, समझ आती है बात। बोले क्या हुकूमत हमें पैसे देगी, आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसीलिए उसने यहां पे लिखा कि टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी टोटल इनकम अंडर क्लॉज ए फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो जीरो। वो कहता है कि अगर किसी वजह से आपका डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से ज्यादा हो गया ना, तो फिर टैक्सेबल इनकम को नेगेटिव नहीं लिखना, बल्कि क्या लिख देना है, जीरो, बस खत्म। टैक्सेबल इनकम कैन नेवर एवर बी इन नेगेटिव, आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते। वो सही है। तो सर दो बातें पढ़ ली, टैक्सेबल इनकम होती है टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद, लेकिन टोटल इनकम कौन से वाली, सिर्फ हेड्स वाली, एग्जेम्प्ट नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से आपका डिडक्टेबल अलाउंस ज्यादा हो गया टोटल इनकम से, तो टैक्सेबल इनकम को माइनस नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ जीरो लिख देना है। ओके जनाब, नहीं कर सकते सर, आपके लिए पेशे खिदमत है 5 मिनट बाद की गुफ्तगू। ठीक है सर, बस आपको अभी बताया है, दिखाया है, पढ़ाया नहीं है। जब वक्त आएगा तो देखेंगे। वापस आ जाइए। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? चले मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, आपने नहीं पूछना तो। सर ये कैसे हो सकता है कि इनकम है मेरी 2800 और ज़कात मैं दे रहा हूं 5000? हाँ जी, हूं ना हो ना जरा। जात के एफएससी और एफसीएस से बातें, सॉरी जात के पीआरसी, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। तरक्की हो गई है ना आप लोगों की, पीआरसी तो हो गया कि अभी होना है? अभी नहीं हुआ अभी? हाँ यार, जात के एफएससी। अच्छा अभी आना है, 8 को है ना रिजल्ट, 7 अक्टूबर, ये तो 5 दिन बाद है। कितने लोगों का रिजल्ट है? बस 2 लोगों का है, 3 लोगों का है, 4 लोगों का है? 4 लोगों का रिजल्ट है बस, बाकी पास है सारे। तो इतनी देर से क्यों आए इधर? फिर क्लासेस लेट क्यों शुरू की हैं कैफ की? कब पास हुआ? अच्छा अगस्त में, उसके बाद क्लासें अब शुरू हुई हैं। अच्छा, लॉन्ग बैच क्या होता है? तो ये अगस्त के बाद ही है, 6 माह का बैच? ये खत्म, ये इससे लॉन्ग और क्या हो, यही जान नहीं छोड़ता हमारी। शॉर्ट बैच होता है पोस्ट वाला, ये होता है लॉन्ग बैच। वो तो पता नहीं कौन सा लॉन्ग बैच होता है, अन्नेवा लॉन्ग बैच। अच्छा सवाल का जवाब तो दे, कई 2800 इनकम पे 5000 की ज़कात कैसे हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? जी हाँ भाई, शौकत, बशीर, सगीर, हावी नज़ीर, हेलो नज़ीर, कोई जवाब? असगर, बशारत, हाँ भाई कोई है जवाब किसी के पास? हाँ मेरा भाई, क्या नाम है मेरे भाई का? सॉरी, हसन भाई। सर हुक्म करें। अच्छा 2800 हो गई ना, 2800 के अंदर एग्रीकल्चर भी है ना? 2800 के अंदर उसको निकाल देंगे तो 2300 है। 2800 की तो टोटल इनकम हो गई ना, ज़कात कैसे 5000 है? पॉसिबल है कि नहीं? नो सर, एक ने तो पहले ही कह दिया कि सर हम हार गए। ज़कात एसेट्स पे होती है खुदा के बंदो, ज़कात करंट ईयर की इनकम पे नहीं होती। ये जो आपके घर फिरौन के दौर की ज्वेलरी पड़ी है ना, जो तब से चली आ रही है, कोई पहनता है नहीं, बस दराजों में पड़ी है, लॉकर में पड़ी है,
बस अम्मी से बेटी को, बेटी से आगे बेटी को, उससे आगे बेटी को, तो फिरौन के दौर से चलती आ रही है। ज़कात उस पर होती है मेरे भाई। ओके, उसका तो इनकम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो हो सकता है कि वो आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए, आपके असासे इतने ज्यादा हैं कि उसके ऊपर बनने वाली ज़कात आपकी इनकम से भी ज्यादा है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, बात समझ आ गई? कोई सवाल? अब ये तो नहीं सोच रहे कि सर जब इनकम ही नहीं है तो ज़कात ज्यादा बन गई है तो पे कहां से करेंगे? अब ये सवाल तो नहीं ज़हन में आ रहा? सर सोना बेच के ज़कात देंगे आप, और ये मैं आपको रिलीजियस मैटर बता रहा हूं, ठीक है? अगर आपके पास कैश नहीं है ना तो फिर सोना बेच के ज़कात दें, ज़कात की माफ़ी नहीं है। ये मत कहें मेरे पास तो कैश ही नहीं था तो मैं कहां से ज़कात दूं। सर फिर बेच के दें ज़कात। एनीवेज, इससे ज़्यादा कुछ मालूमात चाहिए तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाइए, वहां ज़्यादा मुस्नद लोग बैठे हुए। हेड्स ऑफ इनकम, बात होने लगी है 5 हेड्स ऑफ इनकम की। फॉर इम्पोजिंग टैक्स, टैक्स लगाने के लिए, एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ऑल इनकम्स शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो कहता है कि तमाम इनकम्स जो है वो नीचे दिए गए हेड्स में क्लासिफाई की जाएंगी। और जरा ये 5 हेड्स पढ़िए, ये कौन कौन से हैं जी? क्या ये वही 5 हेड्स नहीं है जो कि आपको बताए थे? एक सेकंड सर दीजिएगा बस। ऑनलाइन वाले कह रहे थे कि आपने नोट्स अटैच नहीं किए हुए। ओके, तो सर ये 5 हेड्स वही हैं जो कि यहां पर आपको बता दिए गए। तो टैक्स लगाने के लिए और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपने अपनी इनकम को इन 5 हेड्स में क्लासिफाई करना है। ओके, अब अगली बात इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यह बता रहा है कि एक हेड की इनकम कैलकुलेट कैसे होगी। यानी कि अगर मैंने यहां बिजनेस का 1000 लिखा है तो ये 1000 आया कैसे है? देखिए, इसी की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग में बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की सेल्स होती हैं कुछ, मिसाल के तौर पे, क्या ख्याल है? और बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? आप कॉस्ट ऑफ सेल पता नहीं कौन से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, मैं सबको इकट्ठा ही कर देता हूं। तो क्या आ जाता है बिजनेस का? ये 1000 असल में ना ऐसे आया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 में आपको वो ये बताने लगा है कि अगर आपने किसी हेड की इनकम कैलकुलेट करनी है ना तो वो कैसे आएगी? सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएगी, ठीक है? तो अब जो हम अपने चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, उसमें यही फजूलियात होंगी। यानी कि अगर बिजनेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें वो बताएगा क्या क्या चीज सेल होती है और क्या क्या चीज एक्सपेंस होते हैं, बस ये हम पढ़ रहे होंगे। और जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तो हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी आ जाएगी, सैलरी कैलकुलेट करनी आ जाएगी, प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी आ जाएगी, ठीक है जी? कहता है द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर शैल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट डिराइव बाय द पर्सन अंडर द हेड। वो कहता है कि जो चार्जेबल अमाउंट्स आपने कमाई है ना मेरे भैया, और मेरे भैया, अकाउंटिंग में सेल्स होती हैं, टैक्स में इनको कहते हैं चार्जेबल, ठीक है? तो अकाउंटिंग वाले सर की क्लास में जब जाएंगे तो आपने कहना है सर सेल्स इतनी हो गई हैं, और जब टैक्स की क्लास में आप आएंगे तो कहेंगे सर चार्जेबल इतनी हो गई हैं। नाम का फर्क है। और एज रिड्यूस्ड बाय टोटल एक्सपेंसेस को हम डिडक्शंस कहते हैं। तो चार्जेबल में से जब डिडक्शन माइनस करते हैं तो प्रॉफिट नहीं आता, क्या आती है? इनकम आती है। तो सिर्फ नामों का फर्क है। ओके, चार्जेबल में से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगी। और अकाउंटिंग की क्लास में सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ नाम का फर्क। जैसे यहां पर आपको शौकत कहते हैं, घर में आपको चांद कहते हैं, सिर्फ नाम का फर्क है, बात एक ही है। हाँ, अलग बात है वो चांद जिस पे ग्रहण लगा हुआ है। अच्छा,
ओके ब्रो, ठीक है सर। ये फिर आवाज़ार मतलब खुश रहा करें सर, पता नहीं क्या टेंशन है आपको, खुश नहीं रहते आप लोग। दुख है हमें, सीए हो नहीं रहा सर, कैसे खुश रहे हम। और यार ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन आपके ही हैं। लिखवा लें मेरे से, मैं आपको साइन स्टैम्प ऑडिट रिपोर्ट वाले साइन कर देता हूँ उसके अंदर, कि आपके ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन ही हैं। ठीक है, ऐसे ही है कि मैं गलत कह रहा हूँ सर, क्या फजूल बात कर रहे हैं, पेपर पास नहीं हो रहे, याद हो नहीं रहा, फिर भी अच्छे दिन हैं जैसे जैसे आगे। अच्छा एक बात बताएं, जैसे जैसे बड़े हुए हैं टेंशन कम हुई हैं कि बढ़ी हैं? तो आपको क्या लगता है जब सीए क्वालिफाई करेंगे तो बड़े हो जाएंगे कि छोटे हो जाएंगे? तो टेंशन बढ़ेंगी कि कम होगी? फिर और बड़े हो जाएंगे। अभी आप कितने साल के हैं? 22, 20 साल के हैं। 25 में टेंशनें बढ़ेंगी, 30 में और बढ़ेंगी, 35 में और बढ़ेंगी, 40 में और बढ़ेंगी, करते 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 बढ़ जाएंगी, 70-80 में और बढ़ जाएंगी। फिर आगे का तो नहीं पता, लेकिन चले 80-85 तो है ना, लॉजिकल बढ़ जाएंगे। तो कैसे कहते हैं सीए कर लो ज़िंदगी आसान है? हुई आसान? मैट्रिक कर लो ज़िंदगी आसान हुई? एफएससी के बाद आसान हुई? ये नहीं होनी। टेंशन पर टेंशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ना ये ना सोचा करें। इसलिए बड़े अच्छे दिन हैं आपके, सिर्फ एक टेंशन है कि हमने पढ़ना है, ख़त्म हुई बात। ठीक है, जब आपके ऊपर पूरा पूरा घर डिपेंडेंट होगा ना, फिर आपको पता लगेगा कि टेंशन होती क्या है। समझ रहे हो? अब ना खुश रहा करें, कोई बात नहीं। ऊपर बैठी ना अल्लाह की ज़ात, चला ही रही है, आपको भी चला देगी। आगे चले। अच्छा जी, एक सवाल और। क्या और? एक सवाल और। ये भी तो हो सकता है कि ये 1500 है और ये 2500 है, तो अब क्या करूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। माइनस लिखने की ममानियत, पता है क्या होता है ममानियत? रिस्ट्रिक्शन यहां पे थी सर, यहां पे नहीं है। अगर किसी हेड में डिडक्शंस चार्जेबल से ज्यादा हो जाए तो कहा यह जाएगा कि आपने उस हेड में लॉस जनरेट किया है। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर पांचों हेड्स में लॉस आ जाए, ये तो सारे नेगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे, और अगर ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो टोटल इनकम नेगेटिव में कैसे हो सकती है? आपकी परेशानी का हल लिखा हुआ है यहां पे। वो कहता है कि वेयर टोटल डिडक्शंस अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। वो कहता है कि अगर डिडक्शंस जो हैं वो चार्जेबल से ज्यादा हो जाएं तो क्या कहा जाएगा? कहा यह जाएगा कि द पर्सन shall be treated as sustaining a loss for that head। कहा जाएगा कि आपने उस हेड में लॉस जनरेट किया है। और अगली बात आपकी आसानी के लिए कि a loss for a head of income for a tax year shall be dealt with in accordance with। जब तक हम चैप्टर 14 नहीं पढ़ते ना, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर माइनस आ गया तो किधर जाएगा। चैप्टर 14 में लिखा है किधर जाएगा, बस खत्म करें। चैप्टर 14 पढ़ने से पहले यहां पे कभी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ गया तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे आपके घर वाले आपको करते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइड पे उठा के बाहर फेंक देंगे, जूतियां मारेंगे। सही है सर? तो इसका मतलब है कि अगर किसी हेड में लॉस आ गया, जो कि बिल्कुल आ सकता है, चैप्टर 14, और चैप्टर 14 हम पढ़े होंगे कोई 20-21 जनवरी को इंशाल्लाह। हो 21 जनवरी, अभी 4 महीने हैं, तो बस जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। हो सकता है 15 जनवरी को पढ़े हो, इट डिपेंड्स। बीच में अगर स्मोक की छुट्टियां ना हुई, सर्दियों की छुट्टियां ना हुई, तो फिर 15 जनवरी। अगर छुट्टियां हो गई तो फिर 20 जनवरी। हो सकता है जंग भी लग जाए, होने को कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर कुछ पता नहीं, फिर कुछ पता नहीं, फिर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। वैसे अभी तक स्मोक नहीं, अक्टूबर में स्मोक हो जाती है जी? नहीं तो उसका सर्दी से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक तो अक्टूबर के साथ है। नहीं, असल में ना सैलाब आ गए, जो फसलें जलानी थी ना वो पहले ही फारग हो गई है। समझ रहे हो? इसलिए स्मोक है ही नहीं। तो अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं ना तो पूरी दुआ मांगा करें, या अल्लाह मियां स्मोक ना हो, लो नहीं हुई, वो पुट्टी साइड हो गई। ठीक है, तो इसलिए दुआ ना जरा सोच समझ के मांगा करें, अल्लाह मियां खैर भी करी, साथ खैर की भी दुआ मांगा करें। आप अपनी मर्जी की आधी दुआ मांग लेते हैं और बाकी चलें आगे चलें।
ओके, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था शिद्दत से। किस चीज का इंतजार था आपको? आपको इंतजार था कि हम किसी शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पता करते हैं, और आपको मैंने आधा सच बताया हुआ था कि उसको अपनी कुछ इनकम्स पे टैक्स पे करना पड़ता है। बात समझ आई? आइए देखते हैं। सर ये जो बोर्ड पे लिखा है ये मिटा दूं, थोड़ा सा हिस्सा मिटा दूं इसका, चले काफी है इतना। ले मेरे भाई, आप लोगों को अब पता है एक शख्स रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। क्यों पता लगाना जरूरी है मेरे भाई? ये पांचों इनकम्स आप पाकिस्तान से भी कमा सकते हैं और पाकिस्तान के बाहर से भी कमा सकते हैं। क्या ख्याल है? तो ये इनकम्स आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम्स भी हो सकती हैं और ये आपकी फॉरेन सोर्स इनकम्स भी हो सकती हैं। ओके, अगर आप रेजिडेंट हैं ना, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया और पता लगा कि आप रेजिडेंट हैं, तो आपने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम्स पे टैक्स पे करना है। ये सारी पाकिस्तान सोर्स इनकम्स टैक्सेबल हो जाएंगी। ओके, और अगर आप रेजिडेंट हैं और आपने पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क से इनकम कमाई है, आप वो भी टैक्स पे करेंगे। यानी कि बाबर आजम साहब पाकिस्तान में रेजिडेंट ही है ना, बाहर जाते हैं बहुत कम अरसे के लिए, तो जो पैसा वो पाकिस्तान में पीएसएल खेलकर कमाते हैं उस पर तो टैक्स उन्होंने पाकिस्तान में देना है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलते हैं और उस पर पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स भी पाकिस्तान में देना पड़ेगा। तो ये रेजिडेंट का एक नुकसान है। इसके बरक्स नॉन रेजिडेंट, शेन वॉटसन आया पाकिस्तान में पीएसएल खेलने, शेन वॉटसन की ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है कि फॉरेन सोर्स इनकम है? पाकिस्तान सोर्स इनकम है, पाकिस्तान से कमाई है। नॉन रेजिडेंट ने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करना होता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर शेन वॉटसन साहब आईपीएल खेलते हैं या बिग बैश लीग खेलते हैं, नॉन रेजिडेंट है ना शेन वॉटसन, उन्होंने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे नहीं करना। तो सर ये कहानी आज पूरी हुई कि किसी भी शख्स का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होना क्यों जरूरी है। ओके, और ये बात ना लॉजिकल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको बात खुद समझ आ जाएगी। एज्यूम करें पाकिस्तान में रूल बनता है कि नॉन रेजिडेंट ने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे करना। ये रूल बन गया कि नॉन रेजिडेंट अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। सर कितने लोग हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हैं पाकिस्तान में, बता सकते हैं? कितने लोग हैं? नहीं पता? कोई पता अंदाजा नहीं? मैं अंदाजा बस, पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? तकरीबन 9 अरब। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। 8.95 अरब लोग नॉन रेजिडेंट हैं। अंदाजन मोटा मोटा ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अब रूल ये है कि नॉन रेजिडेंट ने अपने फॉरेन सोर्स इनकम पे, बैरून मुल्क कमाई गई इनकम पे पाकिस्तान पे टैक्स पे करना है। अब ये जो 9.25 अरब है ना, कोई इंडिया में है, कोई चाइना में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई फिलिपाइन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई यूके में है, कोई यूएसए में है। ये सब लोग हैं ना, ये अपने अपने मुल्क से इनकम कमा रहे हैं। अब इनको फोन करके कहा जाएगा पाकिस्तान से, ओ थॉमस ओ किया हाले, न्यूजीलैंड ठीक है, अपनी इनकम पे टैक्स दे। तू कौन है? आप इमेजिन करें यूं, आपको कॉल आए बांग्लादेश से, भाई मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूं, आपने जो सैलरी कमाई है ना उस पर टैक्स पे करें बांग्लादेश में। आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे तू है कौन, मैंने कभी नक्शे में बांग्लादेश नहीं देखा है, मैं तुझे टैक्स दे दूं? लॉजिकल? नॉन रेजिडेंट शख्स कभी भी पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करेगा। लॉजिक ही नहीं बनती भाई। यूं तो आप फिर पूरी दुनिया से टैक्स रिकवर करना शुरू हो जाएंगे। अपने मुल्क से आपसे हो नहीं रहा तो बाहर के मुल्कों से आप करेंगे रिकवर। अजीब बात है ना। तो सर इसीलिए नॉन रेजिडेंट अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे नहीं करता। अब पूछिए अगर कोई सवाल है, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं। ये दो जुमले लिखे हुए हैं। द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन शेल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग पाकिस्तान सोर्स फॉरेन सोर्स। ये बताया था रेजिडेंट की जो है वो पाकिस्तान फॉरेन दोनों होती हैं। और द इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम शेल बी कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। ओके, और ये जो नीचे टेबल बना हुआ है ना, इसको एक नजर देख लें। ये वही टेबल है जो मैंने बोर्ड पे बनाया।
जी सर, कोई सवाल यहां तक? सब अच्छा है, चलें आगे फिर। अब पढ़ते हैं डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात, ये क्या होती है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, एक शख्स को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ज़कात माइनस करने की इजाजत होगी, पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर। आपने एक टैक्स ईयर में जो ज़कात पे की होगी वो आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। कौन सी ज़कात? पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अक्सर ज़कात होता है जो हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, अपने घर के जो मुलाजिमीन जो डिज़र्व करते हैं उनको दे देते हैं, सिग्नल पे दे देते हैं। सर वो जो ज़कात होती है ना, वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत नहीं होती। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत वो ज़कात होती है जो कि मखसूस इदारों को दी जाती है। ईदी, शौकत खानम, रेड क्रिसेंट वगैरह वगैरह, ये जितने भी इदारे हैं इन सब को जो ज़कात दी जाती है सिर्फ वही एज़ पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस होती है। तो अगर आपने कोई ज़कात अपने रिलेटिव्स को दे दी वो कभी भी माइनस नहीं होगी। ठीक है, रिलीजियस टर्म्स में वो ज़कात कहलाई जाएगी, वो बात अलग है। मैं आपको टैक्स की बात बता रहा हूँ कि टैक्स में वो ज़कात ज़कात नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, वो माइनस नहीं करनी। तो पेपर में कभी कभार वो शरारत करेगा, आपको कहेगा कि जी आपने अपने रिश्तेदारों को ज़कात दे दी, और आप भी अन्नेवा माइनस करेंगे, उसे गलत करेंगे आप। ओके, तो ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर, यह सवाल भाई का आ गया, दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड। ये देखिए, हम 3 एग्जांपल्स बनाते हैं यहां पे। आपकी टोटल इनकम है 1000 रुपया, ज़कात यानी कि डिडक्टेबल अलाउंस आपने पे कर दिया 1500 का, और 500 की टैक्सेबल इनकम, जो कि टेक्निकली आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, पता है ना आपको, लेकिन चले मैंने समझाने के लिए लिख दिया। क्या ये 500 आप हुकूमत से रिफंड ले सकते हैं? कैन नॉट बी रिफंडेड। ये था 2021, 2022 में है। अगले साल हो सकता है आपकी टोटल इनकम हो जाए 5000, और अगले साल आपका डिडक्टेबल अलाउंस हो 2000, और आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाए 3000। तो क्या आप ये कह सकते हैं पिछले साल मेरा -500 था, मैं अगले साल 500 माइनस करके इसको 2500 कर देता हूं? ये भी नहीं कर सकते आप, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। और एक फजूल सी बात और भी कर लेते हैं, इससे पीछे 2020 था, 2020 में मिसाल के तौर पे आपकी 3000 टोटल इनकम थी, और आपने 1000 रुपया डिडक्टेबल अलाउंस पे किया हुआ था, 2000 की टैक्सेबल इनकम थी पिछले साल। आपने कहा चलो इसको पिछले साल कैरी बैकवर्ड कर लेते हैं, और ये 1500 कर लेते हैं, इसकी भी इजाजत नहीं। ना ही आपको ये रिफंड होगी, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगी, और ना ही ये कैरी बैकवर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि इसका फायदा आपको दुनिया में तो नहीं मिलने वाला, आखिरत में जरूर मिल जाएगा। सो एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड shall not be refunded, shall not be carried forward to a subsequent tax year, और shall not be carried back to a preceding tax year। ना वापस मिलेगी, ना अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगी, और ना ही पिछले साल में जाके कैरीड बैकवर्ड होगी। कोई सवाल? डब्बा पढ़ लें, कोर्स में नहीं है, आपकी समझ के लिए।
जी डब्बा पढ़ लिया? क्या लिखा है डब्बे में? रिश्तेदारों को दी जाने वाली ज़कात माइनस नहीं होगी। और अगर सवाल में बस इतना लिखा है ना कि जी आपने ज़कात पे की है, ये नहीं लिखा हुआ कि ये एज़ पर ज़कात है, नेशनल ऑडियंस है, तो एज्यूम कर लें कि ये है। देखें, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ज़कात, एज्यूम दैट ज़कात इज बीइंग पेड अंडर ज़कात एंड अशर ऑडियंस। ओके ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये डिडक्टेबल अलाउंस ना वैसे टोटल 4 है। 4, एक ये है ऊपर ज़कात वाला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है, वहां जाके देखेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों ना सिर्फ कंपनीज पे लगते हैं। तो अगर ये दोनों कंपनीज पे लगते हैं तो न्यूमेरिकली ये कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। ये थ्योरेटिकल जो लिखी हुई है 2-4 लाइनें, बस ये आ जाएं तो आ जाएं, अदरवाइज ये कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड दोनों कंपनीज के लिए है। कंपनी की जब टैक्स कंप्यूटेशन होती है तो वहां पे ये डिडक्टेबल अलाउंसेस के तौर पे माइनस हो जाते हैं। जी सॉरी, उशर, हाँ जी, नहीं नहीं वो शामिल नहीं है। ऑर्डिनेंस दोनों का इकट्ठा है, इसलिए यहाँ पे उशर लिखा हुआ है, अदरवाइज उशर यहाँ पे शामिल नहीं है। वर्कर्स वेलफेयर फंड, दोनों में की अंग्रेजी सेम है, एक आधे लफ्ज का फर्क है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, एक शख्स को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी। यहाँ पे पर्सन से मुराद ना सिर्फ कंपनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉ, ये वाला पॉइंट लगता ही सिर्फ कंपनीज पे है, तो ये कंपनीज की बात हो रही है कि एक शख्स को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड एनेक्टेड बाय द प्रोविंसेस। ठीक है, इस कानून के तहत कोई भी आप अपने मुलाजमीन को फंड पे करेंगे तो आप माइनस कर सकते हैं। No deductible allowance shall be allowed for amount of WWF paid to provinces by a trans-provincial establishment. सर असल में ना होता यूँ है कि हमारे मुल्क में ना ये बड़ा मसला है कि सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में ना लड़ाई रहती है। ये बड़ा इशू है कि जी ये पैसे तुम्हारे थे, कि ये पैसे तुम्हारे थे, ये उसके नहीं थे, ये उसके थे, ये मसले पड़े रहते हैं। तो एक WWF का कानून वफाकी हुकूमत ने भी निकाला हुआ है, एक सूबाई हुकूमत ने भी निकाला हुआ है, ठीक है। अब सूबाई हुकूमत कहती है टैक्स मुझे पे करो, ये WWF मुझे पे करो, वो कहते हैं कि जी मुझे पे करो। तो ये जुमला जो है ना लिखा हुआ है कि अगर आपने सूबे को पे कर दिया, अगर आपने डिडक्टेबल अलाउंस सूबे को पे कर दिया तो फिर आप यहां पे डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं कर सकते। अगेन थ्योरेटिकल बात है, न्यूमेरिकल तो आ नहीं सकती। तो अगर आप कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं और आपने WWF जो है वो सूबे को पे कर दिया तो आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पे कर दिया तो फिर आप माइनस कर सकेंगे। दिस इज द डिफरेंस। और यही बात अगर आप पढ़ेंगे ना तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड में लिखी है, तो इसको भी आप एक नजर खुद ही पढ़ लें। जी ठीक है। वर्कर्स वेलफेयर फंड होता है जी, कंपनीज के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मुलाजमीन होते हैं ना, और मुलाजमीन से मुराद फैक्ट्री के मुलाजमीन, एडमिन की नहीं बात कर रहा, CFO इन लोगों की बात नहीं कर रहा, जो फैक्ट्री के मुलाजमीन होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ना कंपनीज पर लाजिम होता है कि आपने कोई ना कोई फंड निकाल के ना तो मुख्तस करना है, इनके लिए सेपरेट करना है। ये वर्कर वेलफेयर फंड होता है। और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड होता है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के ना आपने इन लोगों के साथ शेयर करनी है। जहां तक मुझे याद है, पता नहीं सही भी है कि नहीं, वर्कर्स वेलफेयर फंड 5% होता है और पार्टिसिपेशन फंड 2% होता है। बहरहाल ये परसेंटेज बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये अंग्रेजी याद करें, पेपर में आएगी तो अंग्रेजी ही आएगी, इसकी कंप्यूटेशन कभी भी नहीं आएगी। ठीक होगी बात मेरे भाई? इधर तक अगर आपका कोई सवाल है तो बताएं। नहीं है सर? बिल्कुल, वो ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस के तहत होती है। जो बैंक्स ज़कात काटते हैं वो ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस के तहत होती है, आप माइनस कर सकते हैं।
और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन ब्रो? नो क्वेश्चन ब्रो, चले फिर आगे। गुर्दा मांग लिया मैंने, पैसे देखना शुरू हो गए, चले ना आगे फिर। एक चीज रह गई है आपको टेक्स्ट कंप्यूटेशन सिखानी, लेकिन चूंकि इतना समय अभी नहीं बचा इसीलिए ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल जरूर पढ़ा सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स सेक्शन 86। ओ यार शक्लें क्यों जिबरी बना रहे हैं, कल पढ़ेंगे फिर, अल्लाह हाफिज। यार परेशान हो जाते हैं।